आज के क्लास में हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन पर। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। अर्थात कार्बनिक रसायन में हम कार्बन और कार्बन के यौगिक, कार्बन से जितने भी यौगिक बनते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक पर। तो जिन यौगिकों में कार्बन का परमाणु पाए जाते हैं, जिन यौगिकों में कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिन यौगिकों में कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मेथेन, जो मेथेन है इसमें कार्बन का परमाणु है, एक कार्बन है, अतः कार्बन का परमाणु पाया जा रहा है इस मेथेन में, यह कार्बनिक यौगिक है। कुछ ऐसे भी यौगिक है जिसमें कार्बन का एटम रहते हुए भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों जो है कार्बन, इस इन यौगिकों में कार्बन का एटम है फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते हैं या अपवाद में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके अतिरिक्त अतिरिक्त तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के अतिरिक्त जिन यौगिकों में कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर से हम बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के अतिरिक्त जिन यौगिकों में कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों के एग्जाम्पल लेते हैं तो C2H6, इसको हम पढ़ते हैं एथेन, इसका नाम है एथेन। तो एथेन में कार्बन के दो एटम हैं, एथेन में कार्बन के दो एटम हैं, अतः एथेन भी कार्बनिक यौगिक है। ऐसे ही आते हैं प्रोपेन पर, तो C3H8 प्रोपेन। तो प्रोपेन में भी कार्बन के 3 परमाणु हैं, कार्बन के 3 परमाणु हैं, अतः ये भी कार्बनिक यौगिक है। ऐसे ही और हम बात करें उदाहरण पर तो C2H4, इसको हम कहते हैं एथीन। तो एथीन भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें भी कार्बन के 2 एटम हैं। वैसे ही हम बात करते हैं C3H6 पर, इसको हम कहते हैं प्रोपीन। तो प्रोपेन भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें भी कार्बन के 3 परमाणु हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं C4H8, तो इसको हम पढ़ेंगे ब्यूटीन। तो जो ब्यूटीन है ये भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें भी कार्बन के 4 परमाणु हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं C2H2, जिसको हम कहते हैं एथाइन या एसिटिलीन भी कहते हैं इसे। तो इसमें भी कार्बन के 2 एटम हैं, अतः यह भी कार्बनिक यौगिक है। ऐसे ही हम बात करते हैं C3H4 पर, तो इसको हम कहेंगे प्रोपाइन। तो इस प्रोपाइन भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें भी कार्बन के 3 एटम हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं C6H6 पर, जिसे हम कहते हैं बेंजीन। तो यह बेंजीन भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि बेंजीन में भी कार्बन के 6 परमाणु हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं C6H5OH, इसको हम कहते हैं फिनॉल। ये भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें भी कार्बन के 6 परमाणु पाए जा रहे हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं C2H6OH, जिसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। तो ये भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें भी कार्बन के 2 परमाणु हैं। तो ये जितने भी यौगिक हैं इसमें कार्बन के कुछ न कुछ परमाणु पाए जा रहे हैं, और तो ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। अपवाद में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के अतिरिक्त जिन यौगिकों में कार्बन के परमाणु पाए जाएंगे
उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण पर। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे अंग्रेजी में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है तो ये दो प्रकार से किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है। पहला है कार्बन के श्रृंखला के आधार पर। कार्बन के श्रृंखला के आधार पर। श्रृंखला के आधार पर। और दूसरा है क्रियात्मक समूह के आधार पर। क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला कार्बन के श्रृंखला के आधार पर और दूसरा क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है इसको हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जब हम क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे। तो इससे पहले हम बात करते हैं कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो अब हम बात करेंगे कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बन के श्रृंखला के आधार पर। कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करना है हमें। तो कार्बन के श्रृंखला के आधार पर जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहले हम लिख लेते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिक दो भाग में बांटा गया। कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है। कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला इसका प्रकार है एलिफैटिक। एलिफैटिक
यौगिक। और इसका दूसरा प्रकार है चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक। अब एलिफैटिक यौगिक को हम खुली श्रृंखला वाला यौगिक भी कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक को खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं। इनमें जो कार्बन होते हैं, कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो खुली रहती है, इसलिए हमको खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं। और चक्रीय यौगिक में कार्बन की जो श्रृंखला होती है, कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है। जैसे इस तरह यहाँ कार्बन की जो श्रृंखला है यह बाणों द्वारा बंद है, ऐसे कार्बन की इसमें बंद श्रृंखला पाई जाती है। और तो ये सभी जो है चक्रीय कहलाएंगे। तो एलिफैटिक यौगिक को खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की खुली श्रृंखला होती है। और चक्रीय यौगिक को बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है। अब एलिफैटिक यौगिक को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त का दूसरा नाम एल्केन है। संतृप्त को हम एल्केन भी कहते हैं। अब असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एल्कीन और एक को कहते हैं एल्काइन। तो संतृप्त का मतलब होता है कि ऐसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती है। जैसे मेथेन, ये मेथेन है, तो मेथेन में कार्बन की चारों संयोजकता जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त है, तो उसे हम संतृप्त कहेंगे। तो वे एलिफैटिक यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त रहता है, एकल बंध द्वारा संतृप्त होता रहता है, उन्हें हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। ऐसे ही हम मेथेन की बात करते हैं, इसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और सभी जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये भी संतृप्त यौगिक में आएगा, यानी एल्केन कहेंगे इसे। और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध पाया जाता है। तो वे एलिफैटिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती है उनको एल्केन कहते हैं। वे एलिफैटिक यौगिक जिसमें कार्बन कम से कम 2 कार्बन कार्बन या 2 कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें असंतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त यौगिक को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उनको हम कहते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको हम कहते हैं एल्काइन। तो एलिफैटिक यौगिक 2 प्रकार के हो गए, एल्केन और एल्केन या संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त। तो असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल रहता है, अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो एल्कीन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो असंतृप्त को एल्काइन कहते हैं। तो इस प्रकार एलिफैटिक यौगिक जो है 2 प्रकार का होगा, संतृप्त असंतृप्त। असंतृप्त पुनः 2 भागों में बांटे गए, एल्कीन और एल्काइन। अब हम बात करते हैं चक्रीय यौगिक पर। तो जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहेंगे हम समचक्रीय, और एक को हम कहेंगे विषम चक्रीय। समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय, तो इस समचक्रीय में जो श्रृंखला होगी केवल कार्बन का ही होगा। जैसे C, यहाँ जो श्रृंखला है केवल कार्बन का है, तो उसे समचक्रीय कहेंगे। और भी ले सकते हैं, कार्बन यहाँ पर जो श्रृंखला बन रही है केवल कार्बन का है, तो यह भी समचक्रीय है। अब यहाँ हम बात करते हैं कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और बीच में ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त विषम परमाणु ऑक्सीजन भी आ गया। यहाँ केवल कार्बन की श्रृंखला में कार्बन है तो समचक्रीय या कार्बन चक्रीय कहलाएगा, और यहाँ कार्बन के श्रृंखला में विषम परमाणु यानी कि कार्बन के अतिरिक्त परमाणु आ गया तो यह विषम चक्रीय हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ कार्बन के श्रृंखला में नाइट्रोजन आ गया, यहाँ कार्बन के श्रृंखला में नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन, अतः ये भी विषम चक्रीय है। तो चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय में केवल कार्बन के श्रृंखला में केवल कार्बन के ही एटम होते हैं, और विषम चक्रीय में कार्बन के अतिरिक्त एटम भी हो सकते हैं। यहाँ ध्यान यह रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन पर हमेशा 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो जो 2 वैलेंसी इसकी जो है बॉन्ड द्वारा संतृप्त है, तो बाकी 2 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम उतना हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। वैसे यहाँ पर प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ऐसे अन्य पर जोड़ देंगे। तो ये जो है समचक्री में केवल कार्बन के एटम होते हैं श्रृंखला में कार्बन के, और विषम चक्री में कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी हो सकते हैं। अब समचक्रीय यौगिक को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। समचक्रीय यौगिक पुनः 2 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स पर बात करते हैं सबसे पहले। तो वे समचक्रीय यौगिक एरोमेटिक कहलाएंगे जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। वे समचक्रीय यौगिक जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं, जहां n = 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन रख सकते हैं। तो जिन यौगिकों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, जहाँ n का वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 का मतलब क्या हुआ। तो अगर n की जगह पर हम 1 रखते हैं तो इस सूत्र में n रखने पर हो गया 4 एकम में 4, तो 4 एकम में 4। अगर जीरो से शुरुआत करेंगे तो 4 एकम में 4, यानी 4 0 0 और 2 आइए हो जाएगा, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 6, और 2 इसमें रखेंगे सूत्र में तो आ जाएगा 10, और यदि 3 रखते हैं तो आ जाएगा 14 एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिन यौगिकों में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एरोमेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं बेंजीन, जिसमें पाई बॉन्ड 3 होते हैं, और पाई बॉन्ड 3 तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अतः यह एरोमेटिक है। ऐसे ही 2 बेंजीन रिंग वाले यौगिक को अगर लेते हैं तो इसमें बॉन्डों की संख्या 3 इसमें और 2 इसमें, 3 तो 5 और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन
हैं, अतः यह भी एरोमेटिक है। तो जिन यौगिकों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और एलिसाइक्लिक, तो जिन यौगिकों का गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलता है, एलिफैटिक यौगिकों से मिलता है, जिन यौगिकों के गुणधर्म एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं जो है साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन ये है एलिफैटिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब का साइक्लोप्रोपेन, ये सब एलिफैटिक यौगिक हैं। इनके जो गुण होते हैं वो एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं, तो इसे सब एलिसाइक्लिक होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का वर्गीकरण हम अगले वीडियो में देखेंगे।